द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट, ग्रीन प्लांट स्पेशली, या हम बात करें कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, अपना खाना जो है वो बना सकते हैं लाइट को यूज करके। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट को यूज करके ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है। अब ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में होती है। पहला जो स्टेप है दैट इज लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो स्टेप है वो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप रहेगा क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट को ट्रैप किया जाएगा। अब सनलाइट की सारी एनर्जी प्लांट को नहीं चाहिए, सनलाइट की सिर्फ पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि बहुत कम रहती है, लेस देन 50% रहेगी, उसका भी 1 to 2%, यानी कि सन की रेस का 1 to 2% पार रहने वाला है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी से पूरी जो अर्थ है वो सरवाइव कर रही है, सस्टेन कर रही है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, लेकिन एक पौधा जो है वो लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, उसे कन्वर्ट करना होगा केमिकल एनर्जी के अंदर, क्योंकि लाइट एनर्जी पौधे के लिए काम की नहीं है। सेकेंड स्टेप रहेगा कन्वर्जन, और कन्वर्ट करेगा वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। अब केमिकल एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एटीपी में कन्वर्ट किया, साथ में ही लाइट रिएक्शन के दौरान ही, सनलाइट की प्रेजेंस में ही पानी जो हमने पौधे को दिया है वो टूटता है। वो टूटेगा किसके अंदर? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद जो यहां पर हमने एनर्जी बनाई थी, केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी जो हमने बनाया था, उसको यूज करते हुए CO2 का रिडक्शन होने वाला है टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के रिडक्शन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से हमने ग्लूकोज बनाया। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, समझ लो। अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और CO2 के अंदर हमें हाइड्रोजन एटम नहीं मिला, लेकिन ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन एटम है, तो CO2 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो CO2 के रिडक्शन से एटीपी को यूज करते हुए जो एनर्जी करेंसी हमने लाइट रिएक्शन के दौरान बनाई थी, उससे हमने ग्लूकोज यहाँ पे रेडी कर लिया। तो ये फोटोसिंथेसिस था, जो कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन होता कहां पे है, लाइट रिएक्शन कहां होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा। हम बात करें क्लास 10th के CBSE सिलेबस की, तो वहां पे इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपना किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा कि लीव्स जो हैं वो किचन होता है प्लांट का, और लीव्स के अंदर लीव्स के सेल्स के अंदर, मीजोफिल्स के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जिनको हम थाइलाकोइड बोलते हैं, और एक थाइलाकोइड पे दूसरा थाइलाकोइड इस तरह से अरेंज रहेगा जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। अब ये जो ग्रेना है इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ये हमने 10th की NCERT में नहीं पढ़ा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए। इन्हीं थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल है, यानी कि ये जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, ये जो लाइट रिएक्शन है ये आपका ग्रेना के अंदर होगा। पानी टूटेगा भी यहीं पे, लाइट एनर्जी भी यहीं पे एब्जॉर्ब होगी, और वो कन्वर्ट यानी कि चेंज होगी केमिकल एनर्जी के अंदर, ग्रेना के अंदर। अब जो ये थाइलाकोइड है इसके बाहर ऐसे कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा के अंदर होगी, यानी कि CO2 का जो रिडक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे काम जो है डिवाइडेड है एक सेल का। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड। तो एक थर्ड लाइन चला गया हमारा, थर्ड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया हमारा एक सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करें फोटोसिंथेसिस के दौरान रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए। कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कुछ भी आपको बनाना है तो उसके अंदर रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो आपको चाहिए क्या ताकि आप फोटोसिंथेसिस कर सको? एक प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग रिलीज करते हैं। उसके बाद
पौधे को हम पानी देते हैं, तो ये पानी टूटा था, अभी हमने देखा पानी टूटता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हायर क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो 3 चीजों के अंदर टूट गया। उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करके ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करेगा और फिर बाद में वो कन्वर्ट कर देगा आपके केमिकल एनर्जी के अंदर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर केमिकल इक्वेशन क्या रही? जो भी सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट का मतलब है बायोलॉजिकल रिएक्टेंट्स को आप सबस्ट्रेट कहते हो, जो कि आपको एरो के इस साइड दिखने वाले हैं जो यूज हुए। पहला यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमने पानी लिया, तीसरा हमने सनलाइट लिया था और चौथा बच्चों हमने लिया था क्लोरोफिल। तो वो हमने यहाँ पे एरो के इस साइड रखे। प्रोडक्ट जो बनेंगे हमारे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 पानी के मॉलिक्यूल वापस निकल जाते हैं और 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट रहने वाला है। ये आपके सीबीएसई का बेस्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्ट तो सबको पता है ग्लूकोज बना, बाई प्रोडक्ट कौन बना? ऑक्सीजन बना। अब ये बाई प्रोडक्ट होता क्या है? किसी भी प्रोसेस के दौरान एक प्रोडक्ट बनाने की इच्छा हमारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकल के आ जाए तो हम उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हमने यहाँ पे बैलेंस भी किया है, क्योंकि C6 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बैलेंसिंग कर दिया। 12H2O रहता है बेटा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे 6H2O भी देखने को मिलेगा, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 12H2O यूज किए और 6 आपने वापस ला दिए यहाँ पे, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो आपको 6H2O ही रहेंगे। उस केस में जहां जिस बुक में 6H2O आपको सबस्ट्रेट की साइड दिया होगा, वहां पे प्रोडक्ट की साइड आपको H2O नहीं दिया होगा। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, जो कि थाइलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा के अंदर आपका डार्क रिएक्शन होता है। इस तरह से पौधा जो अपना खाना बनाएगा। तो बेटा सीबीएसई का पढ़ना और कॉम्पिटिटिव क्लासेस का पढ़ना अलग कैसे रहता है, वो आप बात सुन लो। सीबीएसई में जब भी आप पढ़ते हो तो सिर्फ आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दोगे, एनसीईआरटी बुक आप रीड करोगे, 80% कॉम्पिटिटिव वाला काम आपका वहीं हो जाता है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का तरीका भी अलग है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। जितनी भी एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं, रैंडमली क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी में बॉक्सेस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आध टॉपिक जो 10th में है वो 12th में है, जो 9th में है वो 11th में है, तो वो सभी टॉपिक्स आपको 11th वाले या 12th वाले उस लेवल के पढ़ने होंगे। तो कॉम्पिटिटिव क्लास और सिर्फ सीबीएसई क्लास में ये डिफरेंस रहता है। आपको भी इसी तरह से पढ़ना है तो यस अकेडमी सेकंड बैच जो कि 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। थैंक्स अ लॉट।